कोर्ट का ये रिसेंट जजमेंट आया है अबाउट द प्रॉपर्टी का केस है और इसमें एक सेटलमेंट डीड को लेके एक क्वेश्चन अराइज हुआ था जिसका जो है आंसर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। अब जो कंटेंट है या ऑब्जर्वेशन है ऑनरेबल कोर्ट की, उसको करने से पहले जो है हम इसके फैक्ट्स को थोड़ा सा समझेंगे। जब आप फैक्ट समझोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। ये है एफ फादर, ठीक है। इनकी 2 डॉटर है और 1 सन है, D1 D2 और सन, ठीक है ना। अब जो D1 है वो केस फाइल करती है क्लेमिंग हर शेयर इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एज वेल एज सेल्फ बोट प्रॉपर्टी, जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है उसमें जो भी मतलब प्रॉपर्टी है दोनों में वो क्या करती हैं, क्लेम करती हैं। अब ये सब चीज़ें पार्टीशन रूल में आता है, ये हम किसी डिफरेंट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पार्टीशन कैसे होता है, ठीक है। पार्टीशन अलोंग विद मैक्सिमम प्रॉफिट्स, मीन प्रॉफिट्स भी आप बोल सकते हो। तो ये उनके जो रूल्स है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो है सूट फाइल वो करती हैं। अब सूट फाइल करने के बाद में क्या होता है, डिसीजन आ जाता है कोर्ट का, ट्रायल कोर्ट का, और डिसीजन ट्रायल कोर्ट में जो है एंसेस्ट्रल में अलग दे देते हैं, एंसेस्ट्रल में अलग हिस्सा दे देते हैं, और जो सेल्फ एक्वायर्ड होती है उसमें अलग हिस्सा दे दिया, ठीक है। तो जो ओवरऑल प्रॉपर्टी उसको 2 भागों में डिवाइड करके जो ट्रायल कोर्ट है जो बन रहा है उनके हिसाब से वो डिग्री पास कर देते हैं कि एंसेस्ट्रल में इतना है, सेल्फ एक्वायर्ड में इतना है। इन दी प्रेजेंट केस जो है वो 1/6 मिला था एंसेस्ट्रल में और 1/3 मिला था सेल्फ एक्वायर्ड में, ठीक है ना। ये मिला था डॉटर्स को, और जो सन को मिला था 4/6 एंसेस्ट्रल में एंड 1/3 सेल्फ एक्वायर्ड में। बट दैट इज़ ए डिफरेंट इशू। तो सेल्फ एक्वायर्ड में अलग मिल गया और जो है एंसेस्ट्रल में अलग से सबको प्रॉपर्टी जो है ट्रायल कोर्ट ने इशू कर दिया। अब जो सन है, सन इसके खिलाफ में अपील करता है, ठीक है ना। सन इसके खिलाफ में अपील करता है, तो अपील पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में फाइनली ये आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट का जो है ये फाइनली सिविल अपील आपकी सुप्रीम कोर्ट में आ जाती है। और ड्यूरिंग द अपील में कंटेंशन तो ये होती है कि ओवरऑल जो प्रॉपर्टी है वो सारी जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। कंटेंशन तो मेनली ये होती है क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने एंसेस्टर की अलग और सेल्फ एक्वायर्ड की अलग दोनों को डिवाइड करके और फिर जो हिस्सा बन रहा है तीनों को सप्लाई कर दिया था, बांट दिया था, डिक्री कर दिया था। इसके बाद में जो अपील थी, अपील फाइनली सुप्रीम कोर्ट में भेजी, तो सुप्रीम कोर्ट में द मेन कंटेंशन वाज द सन हैड अपील्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट द होल प्रॉपर्टी इज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। तो ये अपील की एक वन ऑफ द प्ली थी। तो ड्यूरिंग द अपील क्या होता है, ड्यूरिंग द अपील जो D1 है उसको छोड़ देते हैं, D2 एंड S ये क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग डीड, ठीक है, कॉम्प्रोमाइजिंग डीड या सेटलमेंट डीड, इसको इस केस में आप रिलिंक्विश डीड भी कहोगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इस डीड में क्या होता है, D2 ने रिलिंक्विश कर दिया था अपना शेयर S को, ठीक है, एंड कंसिडरेशन रखी थी 50,000 रुपये। 50,000 रुपये में D2 ने जो है अपना रिलिंक्विश कर दिया था शेयर। रिलिंक्विश का मतलब ये हो गया कि भाई मैं अपना शेयर जो है अब क्लेम नहीं करूँगी और मेरा जो शेयर है उस पर अधिकार रहेगा S। मैंने अपना शेयर जो है S के नाम कर दिया है, ठीक है। इसमें जो है D1 की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है ना। इन दोनों ने उस डीड के ऊपर साइन कर लिया, साइन हो गए दोनों के, D2 एंड S के। D1 को कोई इन्वॉल्व नहीं किया, ठीक है ना। अब ड्यूरिंग दी अपील, अब ये सेटलमेंट डीड लग गई। अब सेटलमेंट डीड लग गई से उसका S को क्या फ़ायदा मिलेगा, ऑब्वियसली उनका शेयर बढ़ गया,
भाई D2 ने कहा आप लड़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना जो शेयर है वो S को दे दिया है, S जो है अपना फाइट करेगा और अपना जो हिस्सा अब लेगा, क्योंकि S had gone in the appeal on the basis of that the whole of the property is the ancestral property and the partition should be decided based on this fact only। ठीक है, तो ये अपनी कंटेंशन करता रहेगा, मैंने तो अपना जो हिस्सा इसको दे दिया है, इसको कंसिडरेशन मैंने रिसीव कर ही लिया। ठीक है ना। अब सेटलमेंट डीड पे मैंने ये भी बता दिया कि D2 एंड S के तो साइन थे, D1 के कोई साइन नहीं थे। ठीक है ना। तो जो D1 है उस सेटलमेंट डीड के पैरेलल प्रोसीडिंग में जाके उसको चैलेंज कर देती है, उसको चैलेंज कर देती है। पैरेलल प्रोसीडिंग मतलब कि सेपरेटली अपना केस फाइल करके उसको चैलेंज कर दिया। ठीक है ना। अब केस फाइल करके चैलेंज कर दिया तो क्वेश्चन अराइज हुआ एपेक्स कोर्ट के सामने कि जब भी ऐसा कोई सिनेरियो आता है, जब भी ऐसा कोई सिनेरियो आता है जिसमें जो है पार्टीशन अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, भाई सबका अपना इतना हिस्सा तो बटा ही नहीं है बिकॉज अभी अपील में है। ठीक है ना। तो फाइनल तो हुआ ही नहीं है, फाइनलिटी तो अचीव हुई नहीं है। अब फाइनलिटी अचीव नहीं हुई है तो क्या है कि अगर मेरी एक प्रॉपर्टी है और 3 हिस्से में होना था 1 2 3, तो अभी ये तो नहीं पता ना कि 2 किसके पास जाएगा, 1 किसके पास जाएगा, 3 किसके पास जाएगा। अगर मैंने सेपरेट कर दिया, मान लो अगर मैंने सेपरेट कर दिया, तब तो मेरे को पता है कि A जो है वो भाई उसका अपना है अलग से, 2 का अपना अलग से है, 3 का अपना अलग से है। तो सब क्या हो गए, अपने अपने जो पार्ट के हैं, हिस्से के हैं, वो एब्सोल्यूट ओनर एंड पोजेसर हो गए, एब्सोल्यूट ओनर एंड पोजेशन हो गए। लेकिन अभी तक तो डिवाइड ही नहीं हुआ है, फाइनलाइज ही नहीं हुआ है, तो वी कैन नॉट एंटिसिपेट दिस सिचुएशन। तो फाइनलिटी अराइज हुई नहीं है, तो जो प्रॉपर्टी है उसमें अधिकार कौन से पोर्शन पे किसका रहेगा ये नहीं पता है, अभी डिसाइड नहीं है। तो क्वेश्चन जो अराइज हुआ ये हुआ कि कोई भी सेटलमेंट डीड ऐसी इन दीज काइंड ऑफ सर्कमस्टांसिस, मैंने सर्कमस्टांसिस आपके साथ डिस्कस कर ही लिए, इन विदाउट द सिग्नेचर ऑफ ऑल दी, without the signature of all the parties involved in it, all the parties involved in it का मतलब है कि जो जिस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, जिस सिचुएशन के रिगार्डिंग जो सेटलमेंट डीड हुई है, अगर उसमें मान लो हमारे केस में D1 D2 और S है, तो इन दोनों के तो साइन हो गए थे, इनके नहीं हुए थे। तो विदाउट द सिग्नेचर ऑफ ऑल द पार्टीज, मतलब D1 D2 और S तीनों के होते, तो क्या वो वैलिड है कि नहीं है। ये क्वेश्चन अराइज हुआ एंड क्वेश्चन का जो आंसर है सुप्रीम कोर्ट ने वो साफ साफ जो है पैरा नंबर 93 जो है वो आपको दिया गया है। क्या कहता है पैरा नंबर 93? इट इज़ नाउ वेल सेटल्ड। ठीक है, इट इज़ नाउ वेल सेटल्ड when a claim in a suit has been adjusted wholly or in part by any lawful agreement or compromise, the compromise must be in writing and signed by the parties and there must be a completed agreement between them। ठीक है, सबसे पहले कि जो भी पार्टीज होगा उनके क्या होंगे, साइन होंगे, राइटिंग में रहेगा। ठीक है ना, क्या होगा, राइटिंग में होगा। ठीक है, और साइंड होगा। 94 में क्या कहते हैं, हमारे केस में क्या होता है कि द प्लेंटिफ हैज़ नॉट पुट हर सिग्नेचर ऑन द डीड ऑफ द सेटलमेंट। जो हमारी प्लेंटिफ है सेपरेट उसमें आ गई ना, सेपरेटली हमने चैलेंज कर दिया सेटलमेंट डीड को, तो D1 हमारी प्लेंटिफ है। ठीक है, on the which was produced in the first bill, the plaintiff has made herself very clear that she never joined in the settlement between her and her brother and defendant and her sister। मतलब D2 and D3 के बीच में जो सेटलमेंट हुई है उसमें वो इन्वॉल्व नहीं है, D1 इन्वॉल्व नहीं है। On this ground alone, the settlement could not be said to be unlawful, being without any written consent of all the parties। On this ground alone, the settlement could be said to be unlawful। could not पढ़ लिया था मैंने, could be said to be unlawful। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी 3 पार्टी हमारे केस में D1 D2 एंड D3,
तो अगर मान लो D2 एंड S ने अगर साथ में अगर अपना सेटलमेंट डीड कर लिया विदाउट टेलिंग D1, तो ये इन इटसेल्फ जो है वो क्या हो गया, अनलॉफुल हो गया। समझ गए आप मेरी बात को। तो जो सेटलमेंट डीड है वो वैलिडेट नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस जो तीनों पार्टीज हैं इन्वॉल्व किसी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में, या तीनों हमारे केस में है, लेकिन वैसे इन जनरल अगर हम बात करेंगे तो एक प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में जिसका नेचर ये है जो हमारे प्रेजेंट केस से मिलता जुलता है, अगर सभी वो पार्टीज किसी रिटन कंसेंट पे अगर वो नहीं साइन करेंगी ऑल द पार्टीज, तो क्या होगा, वैलिडेट नहीं होगा। ठीक है ना। तो कोई भी रिटर्न जो एग्रीमेंट है उस रिटर्न एग्रीमेंट पे ऑल पार्टीज के साइन होने चाहिए, ऑल पार्टीज के साइन होने चाहिए। कौन ऑल पार्टीज? जिन पार्टीज का उस प्रॉपर्टी में, जिस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग वो सेटलमेंट हो रही है, उस प्रॉपर्टी में हिस्सा है। ठीक है ना। तो सभी पार्टीज का साइन होना कंपलसरी है। अगर साइन सभी पार्टीज का नहीं है तो वो जो रिटर्न एग्रीमेंट है वो क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। बस इसमें एक ध्यान रखने वाली जो चीज़ है वो ये है कि अभी जो है पार्टीशन फाइनलाइज नहीं हुआ है। अगर पार्टीशन फाइनलाइज होता है तो अब तो आपको पता है कि भाई एब्सोल्यूट ओनर बन गया, लेकिन अभी तो ये ज्वाइंट ओनर्स के रूप में है ना, ज्वाइंट ओनर्स के रूप में है। अभी जो है सारे हर हिस्से का अधिकार हर कोई है जब तक हिस्सा डिवाइड नहीं होता। तो ये तो पता है कि 3 हिस्से होने हैं, लेकिन हिस्से कौन सा हिस्सा किसको जाएगा, कौन सी साइड का हिस्सा किसको जाएगा, तो ये अभी डिफाइंड नहीं है। और ऐसी सिचुएशंस में जब पूरी तरह से पार्टीशन हुआ नहीं है अभी ऑन द ग्राउंड, तो उस केस में जितने भी उसमें पार्टीज हैं, जितने भी उसमें जैसे हिस्सेदार हैं, उन सभी का ऐसी सेटलमेंट डीड पे साइन होना ज़रूरी है। सेटलमेंट डीड पे साइन होना ज़रूरी है, अदरवाइज वो इलीगल होगी एंड इट कैन नॉट बी वैलिडेटेड। ठीक है, यही सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस सिविल केसेस, जो भी प्रॉपर्टी के केस कर रहे हैं, जो एडवोकेट्स फ्रेटर्निटी हमारी एडवोकेट्स, तो वो क्या होंगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है उनके लिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।